नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, चलते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स में हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक सीरीज होगी। इसको हम एक एक करके पूरा करते हैं। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और खेल जगत से प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में मणिपुर दौरे के दौरान लगभग कितने मूल्य की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये किया है 8,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने इम्फाल के चुराचंदपुर में कुल मिलाकर लगभग 8500 करोड़, लगभग 1 बिलियन की परियोजनाएं लॉन्च की हैं। इनमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, मणिपुर में जातीय हिंसा किस वर्ष शुरू हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है? साथियों, मणिपुर में जब से दंगा हुआ है, कुकी और मेटी समुदाय का प्रधानमंत्री ने यहां पहली यात्रा की है। यह दंगा हमारा ऑप्शन सी 2023 में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसकी व्याख्या भी हम पढ़ सकते हैं। मणिपुर में मेतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा मई 2023 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 वर्षों बाद 2025 में पहली बार दौरा किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर दौरे में किसे नई सुबह न्यू ड्रॉ कहा है? ऑप्शन बी हमारा सही है, शांति व विकास की प्रक्रिया को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर नई सुबह की ओर देख रहा है, जिसका अर्थ है शांति, स्थिरता और विकास का मार्ग। प्रश्न नंबर 4, प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान किस शहर में सबसे अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी हमारा सही है, चुराचंदपुर में सबसे ज्यादा मूल्य की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसके बारे में सामान्य जानकारी। पीएम मोदी ने चुराचंदपुर में लगभग 7,300 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि इम्फाल में 1,200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। सबसे ज्यादा पैसा हमारे इस शहर में चुराचंदपुर में लगाया जाएगा। प्रश्न नंबर 5, मणिपुर दौरे से पहले राज्य में किस कारण से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री के इस्तीफे से यहां शुरुआत हुई। व्याख्या इसकी पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जातीय संघर्ष व राजनीतिक दबाव के चलते 2025 में इस्तीफा दिया, जिसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने, आंसर भी हमारे सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में किस 2 समुदायों के बीच पुल बनाने की बात कही है? तो ये कुकी और मेतेई जो जनजातियां हैं, इन्हीं के बीच पुल बनाने की बात कही है, ताकि इनके तनाव कुछ कम हो सके। ऑप्शन सी हमारा सही है। जातीय संघर्ष मुख्य रूप से कुकी और मेतेई समुदाय के बीच है। प्रधानमंत्री ने हिल्स और वैली यानी पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों को जोड़ने का संदेश दिया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने मणिपुर दौरे के दौरान किस मानवीय पहल का विशेष जोर दिया है? तो ये विस्थापित परिवारों से मुलाकात करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित परिवारों से मुलाकात की और व्यक्तिगत उपहार भी दिए। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे की सुरक्षा व्यवस्था किस संस्था ने प्रमुख रूप से संभाली?
ये भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल ने संभाली है। स्थानीय पुलिस को यहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। व्याख्या पढ़ते हैं। पीएम की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय सेना व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने इम्फाल, चुराचंदपुर में और बिष्णुपुर में सुरक्षा समीक्षा की थी। अगला प्रश्न, मणिपुर जातीय संघर्ष के परिणाम स्वरूप हजारों लोग कहाँ रह रहे हैं? तो ये राहत शिविरों में आज भी रह रहे हैं। प्रश्न नंबर 10, मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी का मुख्य संदेश क्या था? शांति और विकास रहा। अब आते हैं हिंदी दिवस की तरफ। आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है। आज के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसके बारे में सामान्य जानकारी की तरफ चलते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। तो इससे संबंधित हमारे प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न नंबर 1, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 14 सितंबर को मनाया जाता है। इससे संबंधित अन्य बातें। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343 में दिया गया है हिंदी को राजभाषा का दर्जा। अनुच्छेद 343 से आपके 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्याख्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। साथ ही अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप 1, 1, 2, 3 मान्य किए जाएंगे। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। व्याख्या पढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। पहली बार इसे 2006 में मनाया गया था। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 सितंबर और 10 जनवरी में यह ध्यान रखना है, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या हिंदी बोलती है? 44% जनसंख्या हिंदी बोल लेती है और इससे ज्यादा जनसंख्या हिंदी को समझ लेती है। व्याख्या, भारत की लगभग 44% जनसंख्या हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलती है। इसके अलावा हिंदी को समझने और दूसरी भाषा के रूप में बोली जाने वालों की संख्या और भी अधिक है। प्रश्न नंबर 5, हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हिंदी भाषा को बढ़ावा और सम्मान देना हिंदी दिवस इसीलिए मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नमो भारत ट्रेन से सामान्य जानकारी है। नमो भारत ट्रेन दिल्ली मेट्रो RRTS का कुल मार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? यह हमारा 82 किलोमीटर लंबा है। भारत की यह पहली रैपिड रेल सेवा शुरू की गई है जो गांव को शहर से जोड़ती है।
सराय काले खां दिल्ली से मोदीपुरम मेरठ तक नमो भारत ट्रेन का कॉरिडोर लगभग 82 किलोमीटर है। यह सेवा सराय काले खां दिल्ली से शुरू हुई है और मोदीपुरम मेरठ तक जाती है। नमो भारत ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। नमो भारत ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी सर्विस स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे भारत की सबसे तेज ट्रेन बनाती है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सराय काले खां से मेरठ मोदीपुरम तक नमो भारत ट्रेन पूरा मार्ग लगभग कितने समय में तय करेगी? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 45 से 60 मिनट में यह तय करेगी। नमो भारत ट्रेन का निर्माण और डिजाइन किस कंपनी ने किया है? ऑप्शन बी हमारा सही है। ये गुजरात के सावली स्थित प्लांट में निर्मित हो रही हैं। अब तक नमो भारत ट्रेन का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या लगभग कितनी हो चुकी है? ऑप्शन सी हमारा सही है। 1.25 करोड़। नेपाल से भी जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। नेपाल में इस समय अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। माहौल अच्छा नहीं है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? पहली बार बनी है ये। ऑप्शन बी हमारा सही है। सुशीला कार्की बनी है हमारी। सुशीला कार्की बनी है हमारी नेपाल के पहले प्रधानमंत्री। इनके बारे में और सामान्य जानकारी। 12 सितंबर 2025 को सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इससे पहले वे नेपाल की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली है? तो ये केपी शर्मा ओली की जगह ली है। इसके बारे में सामान्य जानकारी। राजनीतिक अस्थिरता और जैन जेड विरोध के प्रदर्शनों के बीच केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। इसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। नेपाल में अगला संसदीय चुनाव कब निर्धारित किया गया है? मार्च 2026 में अगला चुनाव निर्धारित किया गया है। सामान्य जानकारी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद भंग करने के बाद घोषणा की कि नेपाल में अगला आम चुनाव 5 मार्च 2026 को होगा। अगला प्रश्न। सुशीला कार्की किस उच्च पद पर रह चुकी हैं जिससे उन्हें कानूनी और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त है? नेपाल की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, जिससे उन्हें कानूनी जानकारी बहुत अच्छे से है। इसके बारे में सामान्य जानकारी। सुशीला कार्की जुलाई 2016 से जून 2017 तक नेपाल की चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। यह उनका न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान रहा है। प्रश्न नंबर 5। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने पर क्या प्रतिक्रिया दी है? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। उन्होंने नई सुबह कहकर स्वागत किया है।
अब नजर डालते हैं खेल जगत की तरफ। खेल जगत से भी कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं हमारे। भारत ने 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल किस टीम को हराकर जीता था? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, न्यूजीलैंड टीम को हराकर जीता था। भारत ने 9 मार्च 2025 को दुबई में हुए फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशिया कप 2025 जीता? तो ये दक्षिण कोरिया को हराकर जीता। व्याख्या इसके बारे में, भारत ने राजगीर बिहार में आयोजित एशिया कप फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर 8 साल बाद खिताब जीता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत ने हाल ही में आयोजित पहले खो खो विश्व कप 2025 में क्या उपलब्धि हासिल की? ऑप्शन सी हमारा सही है, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब जीता। डेविस कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर 1993 के बाद पहली बार क्वालीफायर में जगह बनाई? ऑप्शन बी हमारा सही है, इसके बारे में सामान्य जानकारी। सुमित नागल के शानदार प्रदर्शन से भारत ने स्विट्जरलैंड को हराकर 3-1 की बढ़त बनाई और डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप क्वालीफायर में जगह बनाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2025 टोक्यो में भाला फेंक जैवलिन थ्रो का मुख्य मुकाबला किन खिलाड़ियों के बीच चर्चा में रहा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, नीरज चोपड़ा बनाम अरशद नदीम के बीच चर्चा में रहा। व्याख्या पढ़ते हैं। टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम के बीच भाला फेंक का मुकाबला सबसे रोमांचक माना जा रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आर्थिक जगत की तरफ। आर्थिक जगत से सामान्य जानकारी। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 के लिए आरबीआई अनुमान कितना रहने की संभावना है? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, 6.5%। इसके बारे में सामान्य जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 रखा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिर प्रगति को दर्शाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस बैंक के विलय को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी हमारा सही है, आईडीबीआई बैंक का एलआईसी में विलय हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2025 तक कौन रहा है? ऑप्शन बी हमारा सही है, अमेरिका रहा है। सामान्य जानकारी इसके बारे में। 2025 में भी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 200 अरब डॉलर के आसपास है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा?
ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण योजना। इसके बारे में व्याख्या। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्यूआर कोड, यूपीआई, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यह नई योजना शुरू की है। अगला प्रश्न नंबर 5 इसका। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व सितंबर 2025 तक लगभग कितना रहा है? ऑप्शन सी हमारा सही है, 650 अरब डॉलर रहा है। इसके बारे में सामान्य जानकारी। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 650 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है, जो अब तक के उच्चतम स्तरों में से एक है। इसी के साथ साथियों हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।